एपिसोड 2 के डिटेल्स में जाने से पहले थोड़े डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये देखकर थोड़े कंफ्यूज हैं कि यार रिंग्स ऑफ पावर शो तो बढ़िया लग रहा है, फिर IMDb पर उसके रेटिंग्स इतने कम क्यों हैं? इसका सबसे सिंपल जवाब है एंग्री फैंस। Amazon प्राइम के पास सिर्फ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट बुक सीरीज के राइट्स हैं। टोकिन ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट के यूनिवर्स को कनेक्ट करते हुए ढेर सारे बुक्स लिखे थे। मिडिल अर्थ और आर्डा की एक्चुअल स्टोरी बहुत ही ज्यादा वास्ट है। सरप्राइजिंगली Amazon प्राइम के पास उन बुक्स के राइट्स हैं ही नहीं, तो ये लोग थर्ड एज और आगे वाली बुक की राइट्स खरीदकर सेकेंड एज पर शो बना रहे हैं। अब राइट्स नहीं है तो लीगली ये लोग टोकिन की ओरिजिनल बैक स्टोरी यूज ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स और हिस्ट्री दिखा सकते हैं जिनके इनके पास राइट्स हैं। बाकी की स्टोरी शो रनर्स खुद अपने मन से बनाकर ऐड करेंगे। रिंग्स ऑफ पावर के आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स और इवन कुछ मेन कैरेक्टर्स बुक्स में है ही नहीं। इसीलिए बहुत सारे प्योर बुक रीडर टोकिन फैंस को लगता है कि Amazon ये शो बनाकर टोकिन की इंसल्ट कर रहा है। ऊपर से पता नहीं क्यों बट रिंग्स ऑफ पावर की मार्केटिंग टीम ने सारे कास्ट को ऐसे ट्रेन किया था कि वो इंटरव्यूज में शो की बजाय इक्वेलिटी और रेशियल इश्यूज पर बात कर रहे थे। टोकिन की लिखी कहानियां और पीटर जैक्सन की मूवीज रेशियली बायस्ड होने के लिए फेमस हैं। टोकिन ने जब वो कहानियां लिखी थी तब टाइम अलग था, अब टाइम काफी अलग है। तो Amazon प्राइम ने सोचा कि चलो इस शो के कास्ट को थोड़ा और बैलेंस किया जाए, और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सारे मीडिया वाले भी रिंग्स ऑफ पावर की स्टोरी की बजाय इसी बात को लेकर हाइप बढ़ाने लगे। इन सारी चीजों ने साथ मिलकर प्योर फैंस के गुस्से को और आग दे दी। इसीलिए शो के रिलीज होते ही बहुत सारे गुस्सेल फैंस IMDb पर नेगेटिव रिव्यूज डालने चले गए, यानी कि रिव्यू बॉम्बिंग। जैसे हमारे यहाँ बॉयकॉट होता है वैसे ही उधर रिव्यू बॉम्बिंग। आई थिंक टोकिन के प्योरिस्ट फैंस ये भूल रहे हैं कि खुद टोकिन ने भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट की स्टोरीज को कनेक्ट करने लोर में चेंजेस किए थे, और वैसे भी बुक अडेप्शन में चेंजेस होना तो आम बात है। मुझे पर्सनली दोनों एपिसोड्स काफी पसंद आए। एटलीस्ट फर्स्ट सीजन खत्म होने तक हमें इस सीरीज को एक चांस तो देना ही चाहिए। अगर एकदम ही बुक के राय हार्ड फैंस हो तो इसे अल्टरनेट रियलिटी वाली ओरिजिन स्टोरी समझ के देखो भाई, एटलीस्ट चांस तो दो एक बार। होपफुली शो रनर्स मॉडर्न ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में लोर को कुछ ज्यादा ही चेंज ना कर दें। चलिए अब एपिसोड की बात कर ली जाए। पॉपी भी नोरी के पीछे पीछे क्रैश लैंडिंग साइट पर चली गई। पॉपी के मना करने के बावजूद भी नोरी ने बेहोश पड़े स्ट्रेंजर को जगाने की कोशिश की। सरप्राइजिंगली यहां पड़ी आग बिल्कुल ठंडी थी। सावरॉन के कासल में भी एक एल्फ ने नोटिस किया था कि अंदर आते ही मशाल में लगी आग की गर्मी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, यानी ये आग का ठंडा होना शायद ईविल शक्ति के पास होने का संकेत हो। तो जो लोग इस स्ट्रेंजर को गैंडाल्फ बुला रहे हैं उन्हें शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है। नोरी को लगता है कि स्ट्रेंजर को ऐसे खुले में छोड़ना सेफ नहीं है। फिर वो पॉपी की मदद से स्ट्रेंजर को बग्गी में बिठाकर सुरक्षित जगह ले गई। पता नहीं क्यों बट नोरी को ऐसे अंदर से महसूस हो रहा था कि स्ट्रेंजर की मदद करना उसकी ड्यूटी है। अगले दिन सुबह ये स्ट्रेंजर उठकर अजीब से सिंबल्स बना रहा था। नोरी ने यह लैंग्वेज इससे पहले कभी नहीं देखी। इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि स्ट्रेंजर क्या बोल रहा है। स्ट्रेंजर कॉन्स्टेंटली दो ही शब्द बड़बड़ा रहा था, माना उरे। फिर इसने गुस्से में आकर जोर से हवाएं चला दी, लेकिन जल्दी शांत हो गया। इस सीन के बाद तो स्ट्रेंजर के गैंडाल्फ होने के थ्योरीज और भी बढ़ जाएंगे। उधर कैंप में टेंट लगाते वक्त नोरी के पापा लार्गो का पैर मुड़ गया। नोरी इस काम में लार्गो की मदद करने वाली थी, लेकिन वो बिना किसी को बताए स्ट्रेंजर से मिलने चली आई। रात होते ही नोरी और पॉपी फिर से स्ट्रेंजर का हाल चेक करने चले आए। रोशनी के लिए ये लोग अपने साथ जुगनू से भरे लैंटर्न्स लेकर आए थे। फिर उस स्ट्रेंजर ने अपने पावर्स की मदद से फायर फ्लाइज को लैम्प से बाहर निकाला और एक एक फायर फ्लाई को पकड़कर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने लगा। स्ट्रेंजर की बात सुनते ही उन फायर फ्लाइज ने स्टार कॉन्स्टलेशन का शेप ले लिया। ये देखकर नोरी समझ गई कि स्ट्रेंजर शायद ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहां के आसमान से ये स्पेसिफिक स्टार कॉन्स्टलेशन नजर आए। ये सीन देखकर मुझे भी लगा था कि स्ट्रेंजर कोई विजर्ड या वाला ही होगा, लेकिन स्ट्रेंजर का काम पूरा होते ही सारे फायर फ्लाइज एक एक करके मरने लगे, यानी फिर से कंफ्यूजन, स्ट्रेंजर अच्छा है कि बुरा। एरोंजर और ब्रॉनविन ऑर्डन की तबाही देखकर हैरान रह गए। यहाँ के सारे घर जल के राख हो गए थे। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इधर इन्हें एक भी डेड बॉडी या सर्वाइवर नहीं मिला। या तो हॉर्डन के निवासी समय रहते यहाँ से भाग गए या फिर उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। ब्रॉनविन एरोंडर को लेकर उसकी दोस्त का घर चेक करने चली गई। घर के नीचे एक लंबी सुरंग बनी थी। एरोंडर ने ब्रॉनविन को चेतावनी देने टिरहारट वापस भेज दिया और खुद मामले की छानबीन करने सुरंग के अंदर उतर गया।
टनल को चेक करते वक्त इसे मिट्टी में फंसा ऑर्क का नाखून मिला। जल्द ही अराउंडर के समझ आ गया कि ये लंबे लंबे टनल्स ऑर्क्स ने ही बनाए थे। फिर एक ऑर्क अराउंडर के पीछे पड़ गया। ये किसी तरह चूहों के बीच से छोटी टनल से रास्ता बनाते हुए एक अंडरग्राउंड तालाब में चला गया, लेकिन पानी से बाहर आते ही कुछ ऑर्क्स ने अराउंडर को धर दबोचा। ब्रॉनविन ने टिरहारट जाकर गांव वालों को आने वाले खतरे की चेतावनी दी, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें लगा कि हॉर्डन के लोग लैंडस्लाइड की वजह से मरे होंगे और कुछ नहीं। थियो घर में बैठा खाना बना रहा था, तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई दी। थियो को लगा कि शायद चूहे होंगे। ऑलरेडी रात भर ये चूहों की आवाज की वजह से सो नहीं पाया था। थियो गुस्से में एक रॉड उठाकर जमीन पर मारने लगा। तभी उसकी समझ आया कि नीचे चूहे नहीं बल्कि एक ऑर्क है। कुछ देर बाद ही यहाँ ब्रॉनविन आ गई। थियो और ब्रॉनविन साथ मिलकर उस ऑर्क से लड़ने लगे। ऑर्क इन दोनों पर भारी पड़ने लगा। थियो ने ब्रॉनविन को बताया कि वो जल्दी जाकर टाउन से मदद लेके आए, लेकिन ब्रॉनविन अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फिर इन दोनों ने साथ मिलकर किसी तरह उस ऑर्क को मार डाला। ब्रॉनविन उस ऑर्क का सर उठाकर सीधा बाहर ले गई। ये रहा सबूत। अब सारे फटाफट सामान बांध लो। इन्हें जल्द से जल्द गांव से निकलकर पास के सुरक्षित जगह जाना होगा। पैकिंग करते वक्त थियो ने अपने साथ वो टूटा हुआ ब्लेड भी ले लिया। वो डार्क ब्लेड थियो के खून को अपनी ओर खींचने लगा। खून मिलते उस ब्लेड में आग लग गई और थियो को फिर से ब्लैक स्पीच के विस्पर सुनाई देने लगे। ब्रॉनविन के बुलाते थियो फौरन उस ब्लेड को छुपाकर बाहर चला गया। सारे गांव वाले टिरहारट से निकलकर पास के एल्वन टावर की ओर जाने लगे। बाय द वे, ये सारे कैरेक्टर्स टिरहारट और हॉर्डन जैसे लोकेशंस बुक्स में नहीं है, बस इस शो के लिए बनाए गए हैं। एल्रन कैरेब्रुम्बर के साथ इरेगियन चला गया। सेकेंड एज के महान एल्वन कारीगर इसी रम में रहा करते थे। एल्रॉन्ड वर्कशॉप में रखे फ्योनर की हथौड़े की सराहना कर रहा था। फर्स्ट एज के दौरान फ्योनर ने 2 ट्रीज की रोशनी यूज करके निहायत ही खूबसूरत ज्वेल्स बनाए थे। सिमारलेस कैलिब्रुम्बर के मुताबिक ये ज्वेल्स इतने खूबसूरत थे कि मॉर्गोथ भी उन्हें देखकर दीवाना हो गया। अब ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ ये नहीं पता। बुक्स में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं। कैलिब्रुम्बर फेनर का पोता है। इसे अपने दादाजी से भी बड़े काम करने थे। फिर कैलिब्रुम्बर ने एल्रॉन्ड को उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया। ये एक ऐसा टावर बनाना चाहता है जहां की भट्टी या फोर्ज किसी भी मेटल को पिघलाकर पावरफुल हथियार और ज्वेलरी बना सकती है। शायद इधर उस फोर्ज की बात हो रही है जहां कैलिब्रुम्बर आगे चल के रिंग्स ऑफ पावर बनाएगा। प्रॉब्लम बस इतना है कि कैलिब्रुम्बर को यह प्रोजेक्ट स्प्रिंग मौसम के आने से पहले खत्म करना था। बस इसी काम के लिए कैलिब्रुम्बर को एल्रॉन्ड की जरूरत थी। एल्रॉन्ड को लगता है कि स्पेशल प्रोजेक्ट को इतना जल्दी पूरा करने सिर्फ डॉर्स ही इनकी मदद कर सकते हैं। लकीली डॉर्स का प्रिंस ड्यूरिन एल्रॉन्ड का काफी अच्छा दोस्त है। कैलिब्रुम्बर को डॉर्स से हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो फौरन मान गया। फिर ये दोनों डॉर्स से मिलने उनके किंगडम काजाडूम चले गए। एल्रॉन्ड को लगा था कि उसका दोस्त इनका जोरों शोरों से स्वागत करेगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ। प्रिंस ड्यूरिन को एल्रॉन्ड से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सामने से रिजेक्शन आते ही एल्रॉन्ड ने प्रिंस ड्यूरिन को कंपटीशन के लिए चैलेंज दिया। जो सबसे ज्यादा पत्थर तोड़ेगा वो कंपटीशन जीत गया। अगर एल्रॉन्ड जीता तो प्रिंस ड्यूरिन उसकी बात सुन लेगा, बट अगर प्रिंस ड्यूरिन जीत गया तो एल्रॉन्ड कभी इनके किंगडम में कदम नहीं रख सकता। फिर एक लंबे पत्थर फोड़ी के सीन के बाद एल्रॉन्ड ने हार मान ली। बेसिकली एल्रॉन्ड को ड्यूरिन के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए था। जब प्रिंस ड्यूरिन एल्रॉन्ड को बाहर छोड़ने जा रहा था तब एल्रॉन्ड ने फाइनली उसे नाराजगी की वजह पूछी। एल्रॉन्ड 20 साल बाद प्रिंस ड्यूरिन से मिलने आया था। उन 20 सालों में ड्यूरिन ने शादी कर ली और उसके 2 बच्चे भी हुए। माना कि अमर होने की वजह से 20 साल एल्व्स के लिए काफी छोटा टाइम है, बट उन 20 सालों में ड्यूरिन अपनी बेस्ट लाइफ जी चुका है। एल्रॉन्ड ने तो ड्यूरिन की शादी तक मिस कर ली। कैसा दोस्त है। आज भी एल्रॉन्ड ड्यूरिन से काम की वजह से ही मिलने आया था। ये सुनते ही एल्रॉन्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तहे दिल से ड्यूरिन से माफी मांग ली। एल्रॉन्ड ने रिक्वेस्ट की कि वो प्रिंस ड्यूरिन की फैमिली से मिलकर भी पर्सनली माफी मांगना चाहता है। ड्यूरिन मान गया और यहीं हमारी मुलाकात इसके 2 बच्चे और बीवी डीसा से हुई। डीसा ने मुंह फुलाए ड्यूरिन को किसी तरह समझा लिया और एल्रॉन्ड को डिनर के लिए रुकवा लिया। मामला थोड़ा शांत होते ही एल्रॉन्ड ने प्रिंस ड्यूरिन को एल्व्स के स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन प्रिंस ड्यूरिन को कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने पापा यानी किंग ड्यूरिन III से बात करनी होगी। किंग ड्यूरिन को एल्व्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि एल्व्स इन्हें हाल ही में मिले स्पेशल ऑब्जेक्ट का मिसयूज कर सकते हैं।
अब इस डब्बे में क्या चमकती चीज रखी थी वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। जब से आउलो ने डूरिन द फर्स्ट को बनाया था तब से डॉर्स उनके सारे किंग्स का नाम डूरिन ही रखते थे, इसीलिए किंग डूरिन द थर्ड और प्रिंस डूरिन। डूरिन द फर्स्ट डॉर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉर्स को डूरिन्स फोक्स भी कहा जाता है, यानी ये सारे डूरिन द फर्स्ट से रिलेटेड हैं। गलाड्रियल बोट से कूदकर तैरते हुए मिडिल अर्थ की ओर निकल पड़ी। रास्ते में इसकी मुलाकात कुछ सर्वाइवर से हुई। एक सी मॉन्स्टर ने इनकी बोट पर हमला करके बोट तबाह कर दी थी। पहले तो इन ह्यूमंस ने गलाड्रियल की मदद की, बट इसकी एल्वन आइडेंटिटी पता चलते ही उसे वापस पानी में फेंक दिया। फिर उस सी मॉन्स्टर ने फिर से इनके रेकेज पर हमला कर दिया। अब बस एक ही सर्वाइवर बच गया था, हेलब्रांड। हेलब्रांड ने गलाड्रियल को अपनी काम चलाऊ बोट पर जगह दे दी। हेलब्रांड ने गलाड्रियल को बताया कि कुछ ऑर्क्स ने उसके गांव पर हमला कर दिया था, इसीलिए वो साउथलैंड से निकलकर ईस्ट की ओर जा रहा है। ये सुनते ही गलाड्रियल को उसके साथ उल्टा ऑर्क्स वाले इलाके में जाना था, क्योंकि ऑर्क्स का मिडिल अर्थ पर मिलना साउरॉन की मौजूदगी का पुख्ता सबूत है। हेलब्रांड ने उसे गले में स्पेशल सिंबल लगा नेकलेस पहना था, जो कि किसी राजा का सिजिल नहीं है। उस रात समुद्री तूफान में गलाड्रियल बाल बाल मरते हुए बच गई। हेलब्रांड ने पानी में डुबकी लगाकर गलाड्रियल को डूबने से बचा लिया। सुबह होते ही मलबे के साथ ये दोनों किसी अननोन शिप के पास पहुंच गए, शायद न्यूमेनोरियन शिप। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। मुझे सेकंड एपिसोड पहले से ज्यादा अच्छा लगा, स्पेशली इसके विजुअल्स। सेकंड एजोले रेगियन और काजाटूम का लाइव एक्शन वर्जन देखकर मजा आ गया। स्टोरी वाइज अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल तो बस वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट ही चला है। नेक्स्ट एपिसोड में शायद हम न्यूमेनोर को देखेंगे, तो अगले कुछ एपिसोड में भी वर्ल्ड बिल्डिंग ही चलता रहेगा। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इस शो को फुली एंजॉय कर रहा हूँ। बस शो रनर्स गलाड्रियल और हेलब्रांड का लव कनेक्शन दिखाकर हेलब्रांड को साउरॉन न बना दें। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।